आज हम लोग करने वाले हैं फिर से केमिकल रिएक्शन। उसका हमने पार्ट 1 देखा जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा, उसको बैलेंस करना सीखा, उसमें फेज को कैसे बताना है ये सब सीखा। आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। अनगिनत टाइप के केमिकल रिएक्शन है हमारे आसपास, लेकिन क्या डिफरेंस है? इस चैप्टर में हमारे पास केवल 5 टाइप के रिएक्शन है। कम है, इतना ही सीखना है हमें। उन 5 टाइप्स की रिएक्शन को हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल्स, ऑल द एक्टिविटीज जो हमें एनसीईआरटी में दे रखी है वो सारी सीखेंगे। 5 टाइप की रिएक्शंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग रस्टिंग और कोरिजन देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होते ही हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस टर्म को यानी केमिकल रिएक्शन को हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि इंटरेक्शन से एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, व्हाटएवर, इनके आपस में इंटरेक्शन से एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। वो नया सबस्टेंस जो होता है उसकी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा सा अलग तरह से समझते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ज्यादा क्या देखने को मिलेगा कि कुछ नई सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये होता है किसी भी बॉन्ड के ब्रेक या मेक होने से। कोई नया बॉन्ड बन रहा होगा, कोई पुराना बॉन्ड टूट रहा होगा, उससे एक नया सबस्टेंस बनता है, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बॉन्ड, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए। बॉन्ड जो होता है वो एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को एक तरह का कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको जोड़े रखता है एलिमेंट से। जैसे हमारे आसपास जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो ये गैस क्या O है? नहीं, 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट आपस में जुड़ रखे हैं। कैसे जुड़े होंगे? कोई ना कोई फोर्स तो उनको बांधे रखा होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, तभी तो। अगर रिपल्सिव होता तो एक दूसरे से दूर जा रहे होते। तो O2 जो है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं O2 का, ऑक्सीजन का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें जो 2 अलग अलग ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं, जो 2 ऑक्सीजन के अलग अलग एलिमेंट है वो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और वो बॉन्ड जो होता है वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक हो रहा होता है या नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, और उसका रिजल्ट क्या होता है? एंड न्यू सबस्टेंस is formed। यानी अगर हम लोग रिएक्शन का काइंड देखें तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट होंगे इसके अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे या बन रहे होंगे, और उसका रिजल्ट जो हुआ, जो नया सब्सटेंस है, प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को डिफरेंट टाइप्स हम लिख सकते हैं, या डिफरेंट टाइप की हमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे इसी के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें 5 टाइप के रिएक्शन हमें देखने हैं। कौन कौन से, पहले उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये 5 टाइप के रिएक्शन हम लोग पूरी तरह से अच्छे से विद एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एक्टिविटी जो हमारे पास बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में, वो सब करेंगे। ये पूरा जो सिलेबस हो रहा है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से इसका अगर आप लोग इसका नाम समझो कंबाइन,
तो वहीं से आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। पर इसको हम लोग एनसीईआरटी की एक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। एक्टिविटी पढ़ते हैं हम पहले। एक्टिविटी है Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker and slowly add water to this. Do you feel temperature change? तो इस एक्टिविटी में जो हमने अभी पढ़ा उसमें लिखा है कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बीकर में लेना है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी की दूसरा नाम जो है क्विकलाइम, हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें धीरे धीरे क्या करना है, वाटर ऐड करना है, दैट इज H2O, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये कहने की इसका रिजल्ट जो है वो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम। और साथ में इस रिएक्शन में क्या निकलती है, हीट निकलती है। हीट को भी हम ऐड करके लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की साइड है, रिएक्शन के बाद इवॉल्व हो रही है तो हम उसको प्लस करके हीट लिख दिया हमने। हीट कहाँ गई, उड़ गई। अरे हीट तो ऊपर के बिगर में आई। तो जिस तरह से ये हमें रिजल्ट मिला, क्या देखने को मिला हमें इस रिएक्शन में कि कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम क्या है, स्लैग लाइम है। स्लैग लाइम बना। इसी में एक नोट करने वाली बात यह है कि हम जो ये प्रोसेस है ना इसका यूज करते थे पुराने टाइम में जब घर में पत्थरों के घर होते थे तो उसमें चूने का वाइट वॉश किया जाता था। सफेदी जो की जाती थी वो चूने से की जाती थी, लेकिन सफेदी करने में हमें एक पतली सी परत मिलती थी। जब उसको हम कभी उखाड़ते थे ना तो एक पतली सी परत जैसी बनती थी। तो वो परत इसकी तो होगी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको अलग से करके लिखिएगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है आगे और क्या बनाता है, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। साथ में वाटर बाहर आता है, लेकिन इस वाटर का नहीं, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं। ये जो होता है पतली सी लेयर बनाता है उस दीवार पे जहां पे हम लोगों ने स्लैग लाइन लगाया होगा। धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पतली सी परत में जो कि एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कारण उसमें थोड़ा बहुत चमक भी आती है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये रिएक्शन में देख लेना, ये इससे अलग है, इस रिएक्शन से ये अलग है। पर खैर हम वापस अपने इस पे चलते हैं मुद्दे पे कि हमने ये कहा कि दो अलग अलग रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। कुछ समझ में आया? कंबाइन होना नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। कोल जो होता है वो प्योर कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में। इसको बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैस, इसको हमने बर्न किया, क्या बन जाएगा, CO2। साथ में निकलती है हीट। हीट कोई सबस्टेंस नहीं है, हीट कोई सबस्टेंस तो है नहीं, तो हम प्रोडक्ट हमारा एक ही गिना जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्टर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसी हुआ। ये इस तरह की रिएक्शन जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करके जब क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, इसको लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहा हमने, when two or more than 2 reactant combine to form, इसमें combine की जगह पे आप react लिख सकते हो, to form a single product, that reaction is combination reaction. That reaction is combination reaction. यही जो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन हमारे आसपास हैं, ठीक है, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? इसी तरह का इसी के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर हम एक और बात समझते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन है जैसे ये बर्निंग है, इसमें भी हीट निकल रही है,
या जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी दैट इज क्विकलाइम का वाटर से रिएक्शन करना, इसमें भी हीट निकल रही है। इस तरह की रिएक्शन के लिए जहां पे प्रोडक्ट के साथ हीट भी इवॉल्व होती है, एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन के लिए एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर की तरफ आना, इवॉल्व होना, और थर्मिक वर्ड जो होता है हीट खिलाता है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन है आसपास जहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कोई एग्जाम्पल, जहां पे भी हीट निकल रही है, हम लोग कोई भी जब काम कर रहे होते हैं घर में कुछ भी, तो हमें गर्मी होती है, दौड़ रहे हैं तो गर्मी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रही होती है। जिसे हम लोग कहा जाता है कि खाना क्यों खाते हैं हम लोग, खाना खाया क्या मिलती है उसमें, एनर्जी। कोई जानता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ फूड कहते हैं। दैट वो एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम यही समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहे। पर वो इससे डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का के अंदर आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्योंकि रिएक्शंस पे आई ये बात, तो हम लोग इसको भी समझ जाते हैं, यहीं पे हमारे लिए काम तो आई है। हाँ, तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना, कोई रिएक्शन हो रही है उससे बाहर हीट निकल रही है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनको हमें करने के लिए क्या करनी पड़ती है, उनको हीट देनी पड़ती है। अगर हीट देनी पड़ रही है एंडोथर्मिक, हीट अपने आप निकल रही है एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक के जो एग्जांपल्स आएंगे वो आगे हम मिल जाएंगे, तो हम अभी इसको नहीं समझेंगे। एक्सोथर्मिक पे करते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक की बात आई थी। जैसे हमने कहा था बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 से क्या निकल रहा था, CO2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अकेला नहीं आ रहा, साथ में क्या आ रही है, हीट आ रही है। ये भी एक्सोथर्मिक का। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, बायोलॉजी में भी है आप लोगों के पास ये। क्या था उसमें कि हम लोगों ने खाना खाया और वो खाना लास्ट में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ठीक है। जैसे हमने खाने में खा दिया सुक्रोज, लास्ट में किसमें टूटेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से सोर्स होते हैं हमारे पास एनर्जी का, राइट। ये पता है ना, एनर्जी के दो ही सोर्स होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और एक फैट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बर्न करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। हमारी बॉडी इसको बर्न करेगी, कहां से, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं इस टाइम पे, इसको लेके ग्लूकोज जो का बर्न होगा, बर्न होंगे क्या बनता है, CO2 H2O, और साथ में निकलती है हीट। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, साथ में क्या निकला, CO2 H2, और साथ में क्या निकली, बहुत सारी हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यही हीट हमारे काम आती है, हम जो दौड़ भागी करते हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, आप लेटे हुए हो तब भी कुछ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, दिमाग चल रहा है, दिमाग को तो एनर्जी चाहिए उस केस में। तो ये सारी एनर्जी जो होती है वो इसी प्रोसेस में निकलती है। और ये यानी हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। और आपने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी में पाई जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि वो इस एनर्जी को स्टोर करता है। हम लोगों की जैसे बहुत बॉडी में बहुत सारी एनर्जी निकल गई तो वो सारी स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जितनी हमें चाहिए हमने यूज करी, जितनी एक्सेस अमाउंट में होगी वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। खैर ये हम बायोलॉजी में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पता चला हमें कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है या बर्निंग ऑफ फूड होता है वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर हुई बात समझ में आई। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हुआ, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। पर क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो है वो कितने हैं, 6 और 1 7 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 और 1 7 रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मोर देन 1 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, यस इट इज, क्योंकि हीट को तो हमें गिनना नहीं है। 2 मॉलिक्यूल से
एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन समझ में आया? तो हमारी बुक में केवल एक ही एक्टिविटी के थ्रू ये समझा रखा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन। इसके बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्टिविटी एक ही दे रखी है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बहुत सारी एक्टिविटी से समझा रखा है, तो इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी कुछ एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी को रीड करते हैं पहले, ठीक है। Take a 2 gram of ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube and note the color. एक्टिविटी में हमने क्या देखा? इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग बॉईल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फेरस सल्फेट जो होता है, उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टार्टिंग में उसका जो फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का, वो कुछ इस तरह से होता है, FeSO4, और उस पे क्या होते हैं, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये फेरस सल्फेट है, और यही जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है इस टाइम पे, लाइट ग्रीन। जैसे ही हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो जैसे हम टेम्परेचर उड़ जाएंगे, क्या बचेगा केवल FeSO4। तो स्टार्टिंग में लाइट ग्रीन कलर का होता है। जैसे हमने इसको क्या किया, हीट दिया, तो स्टार्टिंग में जो पहला इंटरमीडिएट बनता है, वो कैसा बनता है, व्हाइट कलर का। फिर फर्दर अगर हम इसको और हीट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसको हम बर्न करते हैं, हम इसको और हीट देते हैं, तो हीट देने पे जो होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है फिर से टूटता है, और हमारे पास जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएंगे क्या आते हैं, फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 और SO3, सल्फर की 2 गैसेस। और हमें पता चलता है इसके, क्योंकि इन दोनों की जो स्मेल होती है वो क्या होती है, एक पंजेंट अजीब सी नाक को चुभने वाली स्मेल होती है। तो हमें लगेगा कि सल्फर जलने लग गया, यानी यहाँ प्रोसेस यहाँ पहुंच गई, ठीक है। हम उसको लगातार हीट दे रहे हैं, तो पहला क्या होगा, मिक्सचर जो ग्रीन दिख रहा था वो व्हाइट हो जाएगा, उसके कुछ टाइम के बाद वो ब्राउनिश दिखेगा। इसके कारण वो कैसे दिखेगा, ब्राउनिश, और साथ में स्मेल आने लग जाएगी सल्फर के जलने की, जो इतनी कैसे बोलेंगे, बहुत ही चुभती है वो नाक में। एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको प्रोसेस हो गई है। तो ये प्रोसेस दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ इस प्रोसेस में हमें समझना क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल था, और लास्ट में, इसको तो हम देखेंगे नहीं, लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला है वो देखने हैं। हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मतलब होता है। सिंगल रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट आए, 1 2 3। एक सिंगल रिएक्टेंट था, उससे 3 प्रोडक्ट आए, 1 2 3 जो है, यानी 1 से 3 प्रोडक्ट। डिकम्पोज का मतलब एक्चुअली जो अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो होता है टूटना। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल टूटने के बाद 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। एक और चीज में देख लेते हैं, इसका जो नाम है इस टाइम पे, ये हाइड्रेट फेरस सल्फेट, हाइड्रेट फेरस सल्फेट, और ये क्या है, सिंपल फेरस सल्फेट, और ये क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। फेरस और फेरिक क्यों नाम पड़ा, वो डिपेंड करता है फेरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब वो क्या होगा, +2 में होगा तो उसको हम फेरस कहते हैं, जब वो +3 में होगा तो क्या कहते हैं उसको, फेरिक। अब आप लोग सोच रहे हैं इसको निकालेंगे कैसे, तो ये हम लोग 9th में देख के आ रखे हैं, FeSO4 कैसे बना होगा ये, इसमें चार्ज कितना होता है, -2, तो इस पे अपने आप क्या हो जाएगा, +2। तो जब Fe +2 में होगा तो उसको हम लोग फेरस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से Fe2O3,
सॉरी फॉर दैट नॉइज, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। तो Fe2O3 इसमें निकालिए जरा, इसका कितना होगा चार्ज इसमें। अगर इसमें ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन पे 2 होता है, -2, 3 पे कितना जाएगा -6। तो यानी इसमें अपने आप क्या होना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए +6। हमेशा ध्यान रखना कोई भी मॉलिक्यूल तब जाके क्या होता है, तब जाके बैलेंस रहता है जब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में जो Fe2O3 है O पे -2 होने की वजह से 3 O पे -6 हो रहा है, प्लस वाले पे भी कितना होना चाहिए +6। और फेरस वो सॉरी आयरन कितने 2 बांट दो, कितना मिलेगा 3 मिलेगा दोनों को। तो यहाँ पे जो फेरस है सॉरी आयरन है वो +3 चार्ज के साथ है, यहाँ पे +2। तो जब +2 होगा तो उसको फेरस कहना, और जब +3 होगा तो उसको क्या कहेंगे फेरिक कहेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था जो आपके लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी से पहले वो हमने जो स्टार्टिंग में पिछले रिएक्शन में जो पिछले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन देखी थी उसी का दे रखा है, उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने कहा था कि जिसकी पतली सी लेयर बन जाती है दीवारों पे। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, हीट का सिंबल होता है, आप लोग सिंबल HEAT में लिख सकते हो। हीट देते हैं तो ये क्या बनता है CaO यानी क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप हुआ। क्यों, सिंगल रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटी दे रखी है वो लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी दे रखी है, जो 1.2 एक्टिविटी नंबर है। पढ़ते हैं इसको। Take 2 grams of lead nitrate in boiling tube and heat it. 2.6 एक्टिविटी में हमें कहा था कि हमारे पास एक लेड नाइट्रेट है और हमने उसको हीट करना है। ठीक है, हमें बीकर को हम लोग बीकर की हेल्प से गर्म कर रहे हैं। तो जो लेड नाइट्रेट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद जो मिलता है वो मिलता है लेड का ऑक्साइड दैट इज PbO, साथ में निकलेगी NO2 गैस और फिर निकलता है साथ में ऑक्सीजन। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे O2 ऑड हो रहा है, तो इसको हम इवन करने के लिए 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4NO2। बैलेंस करना हमने आगे देख रखा है, अगर नहीं पता तो उसको देख लीजिएगा कि हमें क्या करना होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने होते हैं, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसमें हमें इसका रिजल्ट का पता चलता है NO2 की हेल्प से। जो NO2 होता है जब ये बनता है तो ये क्या करता है ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनाता है। ब्राउन कलर का फ्यूम बनता है, इससे धुआं जैसा उठता है ब्राउन कलर में। फ्यूम जानते होंगे आप लोग। ठीक है, इस फ्यूम से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास रिजल्ट आ गया है। लेकिन अगर आप रिएक्शन का टाइप देखें तो क्या पता चला कि लेड नाइट्रेट का जो मिक्सचर है वो क्या बना रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है। एक सिंगल रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे डिकम्पोजिशन, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है, सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है और क्या बन रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इस रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल है। क्या हम इसको काउंट करेंगे? नहीं। रिएक्टेंट के यहाँ पे टाइप्स गिने जाते हैं कि अलग अलग रिएक्टेंट होनी चाहिए। अगर सिंगल रिएक्टेंट है चाहे उसके मॉलिक्यूल कितने भी हो तब भी हम उसको सिंगल ही काउंट करेंगे कि एक ही रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन के अंदर जब हम लोग ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि हमने इसका कितना अमाउंट लिया है, 2 ग्राम लिया, 4 ग्राम लिया, 6 ग्राम लिया, हमें क्या पता उसके अंदर कितने लेड नाइट्रेट आ रहे हैं। तो उसमें मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल्स के नंबर को काउंट नहीं करना होता बल्कि डिफरेंट रिएक्टेंट देखने होते हैं। खैर ये सब नहीं, हम लोग क्या समझ रहे हैं डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि हमें एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है, एक ही टाइप का रिएक्टेंट दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोज हो गया है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, क्लियर हुई? ये एक्टिविटी समझ में आई? 0.7 इसको रीड करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लेट्स सी। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का, तो इसको पढ़िएगा। तो इस एक्टिविटी में हम लोग कुल मिला के कर क्या रहे हैं, वाटर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, टूटना। तो हम लोग पानी को तोड़ रहे हैं,
पानी की मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, यानी H2O को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर की मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे O जो हो रहा है ऑड हो रहा है, तो हम उसके लिए मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको? एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी पावर दे रहे हैं बाहर से। तो ये कौन क्या बनेगा इसमें? 2H2 और O2 दोनों गैसेस बन रही है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दो गैसेस बनी, एक सिंगल मॉलिक्यूल से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? डिकम्पोजिशन। फिर हमें कहा गया है कि हमें पता कैसे चलेगा, दो अलग अलग बीकर्स में दो अलग अलग गैस निकल रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि गैस अलग अलग है सेम है? तो इनमें से एक्टिविटी में कहा गया कि कैंडल को हम पास में लेंगे, कैंडल कैसे एग्जामिन करेगी गैसों का। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जो होती है जैसे कैंडल के पास जाएगी वैसे क्या करेगी, एक तरह का पॉप साउंड इवॉल्व करेगी, आवाज आएगी पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होता है? फट फट फट, वो वाले लक्ष्मी पटाखा, उसकी आवाज आती है ऐसी, थोड़ा सा, इतनी सेम नहीं पर हल्की सी। तो एक तरह पट 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 की आवाज आएगी। कब? जब जो गैस होगी वो हाइड्रोजन हो और कैंडल उसके सामने लेके जाएंगी। तो फिर क्या पता चलेगा कि कौन से बीकर में हाइड्रोजन है, फिर दूसरे ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं गैसों को। क्लियर हुई? तो ये एक्टिविटीज दे रखी थी हमें डिकम्पोजिशन को समझाने के लिए। ये अलग अलग रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में एक और चीज आपको समझनी है, इसमें हमने हीट दी थी। क्या अभी हमने स्टार्टिंग में इससे पहले वाले रिएक्शन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की थी। हमने कहा कि जिसमें हीट इवॉल्व होगी वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और जिसका ऑपोजिट, जिसको हीट चाहिए होगी वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। उसके हमने एग्जाम्पल की बात कहा था कि हम आगे देखेंगे। दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स? डिकम्पोजिशन के अंदर हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें हमने ज्यादातर में हीट दिया है, बर्नर की हेल्प से गर्म किया है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, अब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हीट ही हो, ये जरूरी नहीं है कि वो हीट ही हो। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ब्रेक कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें हीट या एक तरह की एनर्जी देनी पड़े, उस तरह की रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक में पीछे थर्मल आता है, तो ज्यादातर उसके अंदर वही रिएक्शन आती है जिनके अंदर क्या हो? हीट हो। और इस तरह की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन ना कह के हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन एक वर्ड यूज करते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ये एंडोथर्मिक की एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, समझ रहे हो? तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी क्लियर हो गया होगा, साथ में डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं तीसरे पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, एक्टिविटी 1.8 भी इसी के अंदर है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम उसको भी समझ लेते हैं। क्या किया हमने उसमें? हम लोगों ने एक चाइना डिश लिया, एक क्या होता है बाउल जैसा होता है, उसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड को डाला है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। इसको हमने डाला सनलाइट में। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, लेकिन समझिए इसको। सन है, सन की प्रेजेंस में हमने चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड को रखा है जो कि व्हाइट कलर का है। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज AgCl। तो कुछ टाइम के बाद, रखने के बाद, वो जो होता है व्हाइट से ग्रे कलर का हो जा रहा है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का था, वो कुछ टाइम सनलाइट पे रहने के बाद क्या हो रहा है? ग्रे कलर का हो जा रहा है। तो इसकी रिएक्शन देखें तो AgCl जो होता है वो सनलाइट भी एक तरह की हीट तो हुई, हीट का ही फॉर्म हुआ। सनलाइट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H, इसको बाद में सुनेंगे, सीधे सनलाइट लिख लीजिए। तो क्या बन रहा है? Ag, और सामने क्या बनेगा? Cl2 गैस। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया? ये लिख दिया। तो इसमें Cl2 गैस निकल रही है, वो तो बाहर से जाएगी, बचेगा क्या? Ag। तो जो सिल्वर कलर होता है वो ग्रे कलर होता है। इसी वजह से ये व्हाइट कलर से ग्रे में चेंज हुआ होगा। स्टार्टिंग में व्हाइट था, सनलाइट मिलने के बाद एक सिल्वर में चेंज हुआ होगा, जिसका कलर क्या होता है? ग्रे। तो ये भी एक तरह का क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटीज की। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपके पास दिया होगा कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, या उसका कलर क्या होगा, या हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जांपल्स देखना जरूरी है सारे के सारे। ये हो गया, यहाँ पे खत्म होता है डिकम्पोजिशन। इस एक्टिविटी में आयरन नेल्स ले रखे हैं 3, जिनको हमने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप किया है। एक बार एक में किया, एक में नहीं किया है, और हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक्टिविटी है पहले आयरन नेल वाली, जो हमने पढ़ी। ठीक है, आयरन नेल में अगर हम इस एक्टिविटी को ध्यान से समझ पा रहे हैं, तो हमने 2 अलग अलग बीकर्स में आयरन, एक में आयरन रखा है, एक में नहीं रखा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा? इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि आयरन नेल का जो होता है कलर चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसका भी कलर चेंज हो रहा है। यानी जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डिप कर रहे हैं 20 मिनट्स या मोर देन 20 मिनट्स भी हो सकता है, तो उस केस में दोनों का कलर चेंज हो रहा है। लेकिन जिसमें नहीं कर रहे हैं वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी आयरन नेल कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहा है, जिस रिएक्शन की वजह से कॉपर सल्फेट का क्या होता है, कलर चेंज हो रहा है। उस रिएक्शन को अगर हम देखें तो हमने लिया था आयरन नेल सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस जलीय मतलब, ये होता है इस टाइम पे ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर फेड हो जाएगा, रीजन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास जो कॉपर की नेल है, नेल जो होगा ब्राउनिश कलर क्लोराइड मिला है, नेल जो है डार्क ब्राउन हो गया, और ब्लू कलर जो है कॉपर का वो फेड हो गया। ये रिएक्शन जो है हुई किसके बीच में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल के बीच में। हुआ क्या कि कॉपर सल्फेट का जो ग्रुप था उसको डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? क्या था, एक हमारे पास मेटल है कॉपर का, जिसका ग्रुप जो हो रहा है वो आयरन की हेल्प से डिस्प्लेस हो जा रहा है, आयरन उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें कि ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, हट जा रहा है उससे, और उसने खुद पे अटैच कर दिया, और इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ग्रुप जो होगा, जो कि एलिमेंट से चिपका हुआ था, वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, हट जा रहा है और दूसरे एलिमेंट पे आ जा रहा है। इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। पर इस रिएक्शन में कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर रहा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, किससे, जिससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का अगर हम लोग जिंक से रिएक्शन कराएं, जिंक से भी सेम रिएक्शन होती है। क्या बन जाता है, ZnSO4, साथ में क्या बन रहा है, कॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है किसी कंपेयर में, जिंक के कंपेयर में, तभी तो रिएक्शन हो पा रही है, नहीं? तो इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और क्या बताने वाली थी मैं, कलर का ध्यान रखना, ब्लू से ब्राउनिश कलर हो जाता है, जो सिंपल ब्राउन था वो डार्क ब्राउन हो गया आयरन नेल, और जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया। ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ये पहली एक्टिविटी। और कोई एक्टिविटी है इसमें? तो इसमें लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिला है। एक्टिविटी तो इसमें नहीं है, एक दो एग्जाम्पल है, वो कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और जहां तक ये रिएक्टिविटी का प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे मेरे को कैसे पता चलेगा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये अगले कुछ आने वाले चैप्टर में हमारे पास एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी। हाँ जी, आ रही हूँ। तो और रिएक्टिविटी सीरीज में पूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी 2-4 रिएक्शन याद कर लो ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम होगी, इसमें तो एक ही ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे के ग्रुप डिस्प्लेस कर रहे होंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम लोग कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरा देखते हैं। तो हमने देखा कि इस एक्टिविटी में लिखा है कि हमें सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं हमने बीकर में, और उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं,
बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे इस टाइम पे। जब हम लोगों ने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनता है दैट इज NaCl, 2 NaCl बैलेंस करते हैं, साथ में क्या होता है BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट जो होता है वो किस फॉर्म में मिलता है, एक व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह नीचे बढ़ जाता है, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह नीचे बढ़ जाता है, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रिसिपिटेट या कई जगह पे इसको शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखा रहता है। एक क्या बनता है, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो नीचे बैठ जाएगा, PPT बोल देते हैं हम लोग उसको, व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये इसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है नीचे क्या होना, तल पे बैठ जाना। इस तरह की रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ये इसकी ग्रुप को लेके जा रहा है, ये इसकी ग्रुप को लेके जा रहा है, इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें PPT बन रहा है, इस तरह की रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन since PPT is formed this kind of reaction also called precipitation reaction, ठीक है, ध्यान देना इसको, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जांपल दे रखा है, उसको भी समझते हैं। तो इस वाली एक्टिविटी 1.2 को इन्होंने रिकॉल करके दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, क्या करना है, सॉरी, लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिक्स करना है। हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हाँ, तो हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो बनता है PbI2 और साथ में बनता है KNO3, दो मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में कहा है हमें कि हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और KNO3। ये नहीं बोला है, पर हम जो रिजल्ट है वो ये बन रहा है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसका ग्रुप इसके साथ गया, इसका इसके साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस ही हो रहा है लेकिन दोनों कर रहे हैं आपस में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा इस रिएक्शन की जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये एक तरह का PPT होता है, PbI2, जो कि येलो कलर का होता है। इसका डायग्राम भी, इसका एक पिक्चर भी मैं लगाऊंगी, पर ध्यान देना, इसमें येलो कलर का क्या बनता है, इसमें PPT। ये भी एक तरह की प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है मींस। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रस्टिंग को रीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay.